Basically, this novel is a representation of life. Writers want to represent the representation of life. What is life? Life क्या है? Basically वो ये बताना चाहती है. जैसे कि हम पास्ट में अगर हम ये नॉवल इस तरह से ज़्यादा आपको जितना आप इसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को समझोगे ना, तो ये नॉवल उतना ही आपके क्लोज होता जाएगा, आपको समझना इसका आसान होता जाएगा. हाँ, उसने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक इस्तेमाल की है, लेकिन उसने उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसके नॉवल को देखने का और है, क्योंकि वहाँ पे हम एक कैरेक्टर को फोकस करके और उसकी इनर सेल्फ के अंदर जाना चाहते हैं. ठीक है, वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वही मैंने शुरू में बात की कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक क्या है. ठीक है, और उसने कैसे इसको यूटिलाइज किया है. तो बेसिकली दिस नॉवल इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, और राइटर ये बताना चाहती है इस नॉवल के थ्रू कि सी जो है, सी इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ. सी जो है वो लाइफ का सिंबल है, और उस लाइफ में ठहरी हुई हमारी कॉन्शियसनेस है, जिस कॉन्शियसनेस के ज़रिए हम पूरे के पूरे समंदर को, पूरे सी को एनालाइज करते हैं. पूरे के पूरे सी को हम एनालाइज कर सकते हैं, और उस सी के अंदर कितने पैचेस हैं, कितने फ्रेगमेंट्स हैं, उसके अंदर कोई कल्टीवेशन नहीं है. ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, लाइफ के अंदर कोई कल्टीवेशन मौजूद है. ठीक है, तो अब जो उसकी विंडो है, हाउस की जो विंडो है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकती है कि वहाँ मिसेस रैमसे बैठी हुई है और वो बाहर देख रही है. इट्स मीन कि शी वांट टू, हाँ, होप का सिंबल ले सकते हैं, बट एक्चुअली शी वांट टू एनालाइज. ठीक है, रियलाइजेशन का सिंबल है वो विंडो उसका. ठीक है, वो रियलाइज करना चाहती है उस कॉन्शियसनेस को. अब आपने देखा कि पूरे के पूरे नॉवल के अंदर वो लाइट हाउस की तरफ बेसिकली नॉवल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जर्नी को. ठीक है, तो राइटर ये बताना चाहती है कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ जर्नी. लाइफ जो है वो एक जर्नी का नाम है. तो द लाइट हाउस, वो उस लाइट हाउस पे पहुंचना चाहते थे सब, उसका सफ़र उसने दिखाया है. इट्स मीन कि राइटर ये बताना चाहती है कि वी शुड एनालाइज आवर कॉन्शियसनेस, कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या है. अगर वो कॉन्शियसनेस है तो ही सब कुछ है. अगर कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो फिर लाइफ का भी कोई वजूद नहीं है. उस कॉन्शियसनेस के बगैर हम लाइफ को एनालाइज नहीं कर सकते हैं. इसका अपना है वर्जीनिया वुल्फ का कोट है लाइफ के बारे में कि लाइफ इज़ अ सेमी ट्रांसपेरेंट एनवेलप. ठीक है, सराउंड्स अस फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस टू द एंड. वो ये कहती है. हाँ, वो कहती है कि लाइफ जो है, लाइफ एक ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट इनवेलप की तरह है. जिस तरह हम ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री ले लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर से हम चीज़ को देख सकते हैं. इसी तरह वो कहती, लेकिन उसने कहा है कि सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कुछ चीज़ों को हम देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते. एक ट्रांसपेरेंट इनवेलप की तरह है कि जहाँ भी हम नज़र रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं. हम अपने पास्ट में जाना चाहें, हम अपनी कॉन्शियसनेस के ज़रिए जा सकते हैं. फ्यूचर यानी कि कोई कल्टीवेशन नहीं है हमारे माइंड के अंदर. ठीक है, जो वो कहती है कि ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट एनवेलप है जो कि हमारे सराउंड हुआ हुआ है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमारी पर्सनैलिटी के या हमारी बॉडी के, या वो कॉन्शियसनेस क्या है, कोई वेव हो सकती है, या हमारे जहन में आने वाला कोई ख्याल हो सकता है. ठीक है, वो डिपेंड ऑन अस कि हम उस कॉन्शियसनेस को कैसे लेते हैं. तो ये वो बात करती, खुद इसका कोट है. जैसे बीए में भी हमने पढ़ा था, उसका नाम मुझे भूल गया है. वो कहता है कि आई थिंक बिकॉज आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी कि मैं सोचता हूँ वो ही मेरी पहचान है. यानी राइटर इस बात पे फोकस करना चाहती है वर्जीनिया वुल्फ कि वेयर वी आर, हमारी जो एग्जिस्टेंस है. अब एग्जिस्टेंस के ऊपर तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं काफ़ी सारा, इसको गोडो को अगर हम लें तो वो यही एनालाइज करवाना चाहती है कि हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ है, लेकिन उसने हमें एक पाथ दे दिया है. जैसे बैकेट ने हमें पाथ नहीं दिया, उसने सिर्फ इश्यूज़ को उभार दिया है कि ये इश्यूज़ हैं, लेकिन वुल्फ ने हमें थोड़ा एक पाथ दे दिया है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर मौजूद है. ठीक है, अब उस कॉन्शियसनेस को हर इंसान अपने तरीके से उसको रियलाइज़ करने की कोशिश करेगा, जिसको उसने लाइट हाउस का उसने सिंबल बना दिया उसको.
हाँ, अगर आप ये पूछो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या, तो फिर इसको आपको सिंपली वाई में ये एक्सप्लेन करूँगी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे जहन में आने वाले ख्यालात का बहाव है। स्ट्रीम का मतलब नदी होता है, ठीक है। हाँ हाँ, रैंडम फ्लो ऑफ थॉट, यानी हमारे जहन में रैंडमली आने वाले ख्यालात जो कि हमारे हर वक्त हमारे अंदर आते रहते हैं। अब सपोज जैसे कि अगर हम तीनों बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हमारे जहन में इस वक्त हम बात कर रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हो, लेकिन आपके जहन में इस वक्त ये बोर्ड भी है, दरवाज़ा भी है, ये घर का व्यू भी आपके माइंड में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, और भी ख्यालात आपके माइंड में आ रहे हैं, लेकिन आपने फोकस मुझे किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप कल्टीवेट करके अपने माइंड को मेरे ऊपर फोकस किए बैठे हो। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, अगर मैं कहूँ कि इस वक्त आपके जहन में आने वाली हर चीज़ जो है, जहन में आने वाला छोटा से छोटा ख्याल, ये एग्जिस्टेंस, हर चीज़ की एग्जिस्टेंस, इन तमाम चीज़ों को ये फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आएंगी। ठीक है, सपोज अगर आप नॉवल पढ़ रहे हुए, मैं स्टोरी बता रही हूँ, मेरी बात को सुन के आपके जहन में कोई और ख्याल आ गया लाइफ के बारे में, ठीक है, अब वो वाला ख्याल, मुझसे बात करने का ख्याल, बोर्ड का ख्याल, दरवाजे, ये सारे के सारे ये रैंडम फ्लो ऑफ थॉट में चल रहे हैं ना। जैसे कि एक मैड पर्सन हो, पागल हो, वो किस तरह बोलता है, हम उसे क्यों पागल कहते हैं? क्योंकि वो कल्टीवेट ही नहीं कर रहा अपनी बात को। उसके जहन में जो आया है वो खाने को कुछ और कह रहा है, पानी को कुछ और कह रहा है, क्योंकि उसके जहन में वही रैंडम फ्लो ऑफ थॉट ही जुबान से उसके निकलता जा रहा है, एज इट जो भी उसके माइंड में बात आ रही है। तो एक नॉर्मल पर्सन वही है जो बातों को कल्टीवेशन करना भी जानता है और एट द सेम टाइम उसके अंदर रैंडम फ्लो ऑफ थॉट्स भी चल रहे हों, ठीक है, जिसको हमने आम जुबान में अपने रिलीजन के अंदर साउल का नाम दे दिया है कि वो अगर चली गई तो फिर इंसान की डेथ है। ठीक है, तो वो एक किस्म का एक कॉन्शियसनेस है ना, जो हमारे जहन के अंदर ठहरा हुआ है। जैसे बैठे बैठे हम अपने पास्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं, हमें उसके लिए पास्ट में जाना तो नहीं पड़ता, हम अपने बचपन को याद कर सकते हैं या फ्यूचर के किसी विजन को अपने माइंड में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये रैंडम फ्लो ऑफ थॉट्स बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसका नाम है। लेकिन यहाँ पे अब हमने इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि एज अ टेक्निक के हवाले से। तो टेक्निक के हवाले से मैंने कुछ बातें लिखी हैं। अगर हम, हाँ, अब मैं इसको आपको दो हिस्सों में थोड़ा सा डिवाइड करके बताऊंगी। एक होती है, एक वो वाले नॉवेल्स की टेक्निक है, अब हम इसको टेक्निक के हवाले से देखने लगे हैं, उसको हम नाम दे सकते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक का, ठीक है, जो ओल्ड फिक्शन में होता था। और एक जो अब ये वाली है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक, ठीक है। अब आपने इसका फ़र्क नोट करना है कि क्या फ़र्क है इसके अंदर। पहली बात जो है ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर, पहली बात तो ये है कि प्लॉट को और करेक्टर्स को प्रोमिनेंट किया जाता है, ठीक है, प्लॉट को और करेक्टर्स को प्रोमिनेंट किया जाता है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर करेक्टर्स क्या कर रहे हैं और क्या रियलाइजेशन दे रहे हैं और क्या व्यू कर रहे हैं, उस चीज़ पे फोकस किया गया है, ना कि करेक्टर्स की इनर लाइफ के अंदर फोकस नहीं किया गया, ठीक है। प्लॉट इसके अंदर है ही नहीं। अगर प्लॉट होता तो इसके अंदर सीक्वेंस मौजूद होता, ठीक है, जैसे विंडो है तो उसके बाद 10 साल का अरसा गुजर गया है, ठीक है, अब ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन उसने उसके अंदर सीक्वेंस बरकरार नहीं रखा है राइटर ने। अब दूसरी बात यह है कि यानी प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंडिंग वो उसने नहीं इसके अंदर रखी है, आर्टिफिशियलिटी नहीं इसने इसके अंदर रखी। अच्छा, हाँ, और दूसरी बात यह कि ट्रेडिशनल जो टेक्निक के अंदर, ट्रेडिशनल जो नॉवेल्स होते थे उसके अंदर आउटर रियलिटी को ज़्यादा दिखाया जाता था, कि जो हो रहा है बस उसको दिखा दो, आउटर रियलिटी के कोई भी एक्सपीरियंस है लाइफ का या कोई भी ऐसा इशू है, सोशल इशू, रिलीजियस इशू, उसको दिखा दिया जाता था। लेकिन इसके अंदर राइटर ने सिंबॉलिक इसलिए चीज़ें रखी हैं कि उसने इनर रियलिटी को दिखाया है, क्योंकि उसका पर्पज़ है कॉन्शियसनेस को पॉइंट आउट करना, लाइफ को पॉइंट आउट करना। तो उसने जो है इनर रियलिटी के रियलाइजेशन देने की कोशिश की है। आर्टिफिशियलिटी होती थी ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक के अंदर आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है। इसी तरह जो ओल्ड फिक्शन था या जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी उसके अंदर फिज़िकल डैमेज के ऊपर फोकस किया जाता था,
कि हाय डेथ हो गई, डेथ को ट्रेजेडी मान लिया जाता था। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ की टेक्निक इतनी ज़बरदस्त उसने इस्तेमाल किया कि वो डेथ को ब्रैकेट्स में शो करती है, यानी कि विंडो का आप देखोगे ना, अगर इसका समरी भी पढ़ोगे तो चैप्टर ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट टाइम पासिस शुरू हुआ है, तो उसने ब्रैकेट में लिख दिया है कि मिसेस रैमसे की डेथ हो चुकी है। ठीक, यानी कि वो बिलीव रखती है कॉन्टीन्यूटी पे, ठीक, कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ पे वो बिलीव रखती है। वो मतलब कि डेथ को कहती है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, इट्स नॉट नेम ऑफ कैथारसिस, कि आप कैथारसिस ही करते रहो, जिस तरह अरिस्टोटल बता के गया कि कैथारसिस हाँ ठीक है अदरवर्ड होने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो लाइफ को इंटरप्रेट कर रही है तो फिर वो कहती है कि हाँ एग्जिस्ट तो ये चीज़ें करती हैं लेकिन कॉन्टीन्यूटी के साथ, ठीक है, इसलिए वो डेथ को भी ब्रैकेट्स में ले आती है। अच्छा, वहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर दिखाते थे कि आपने रियलिटी की रियलाइजेशन करनी है, रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि वर्जीनिया वुल्फ खुद रियलिटी को कंडेम कर रही है। किस तरह? क्योंकि मिस्टर रैमसे जो है वो बस रियलिज्म पे ही बिलीव रखता है, लेकिन वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है मिसेस रैमसे को, जो कि होप रखती है, इसलिए उसने उसको सेंट्रल कैरेक्टर भी बनाया है। तो वहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी होती थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक के अंदर क्या होगा? रियलाइजेशन ऑफ ओन रियलिटी, इंसान की अपनी रियलिटी, इनर रियलिटी की रियलाइजेशन, ठीक है। इसी तरह में जो रियलिटी को ही सामने रख के फिक्शन बनाई, फिक्शन तो होती नहीं, हाँ, रियलिटी से आप मुराद ले सकते हो कि इस तरह से इश्यूज दिखाए जाते थे कि उसके अंदर मॉरल आ जाए, ठीक है, उसके अंदर सीक्वेंस आ जाए, यानी जो हो रहा है उसके अंदर ज़्यादातर एल्यूजन्स नहीं बनाए जाते थे, वहमो गुमान नहीं बनाए जाते थे। हाँ, जैसे आप उसको अपने पार्ट 1 के उसके नॉवेल्स को देख लो तो उसके अंदर सीक्वेंस भी मौजूद है, ये सारी चीज़ें मौजूद है, करैक्टर्स को फोकस किया जा रहा है, ठीक है, रियलाइजेशन रियलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस, यानी जो हमारी सराउंडिंग्स में हो रहा है उसको फोकस किया जाता है। लेकिन इसमें उसने जो है ना इनर सेल्फ को वो रियलाइजेशन, इसी तरह जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसके अंदर दिखाया जाता था कि वन इवेंट इज़ द कोज ऑफ द अदर इवेंट, ठीक है, मोस्टली ड्रामाज में भी, क्लासिकल ड्रामाज में भी यही होता था कि एक जो पीछे इवेंट गुजरा है अगला होने वाला इवेंट उसके ऊपर बेस करता है, लेकिन इसमें आप देख लो कि कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, उसका मतलब इवेंट किसी चीज़ के ऊपर बेस नहीं कर रहा है। इसी तरह ट्रेडिशनल जो टेक्निक थी उसके अंदर दिखाया जाता था कि नो चेंजेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स का जो जैसे ही जो है ना स्टार्ट हुआ है, एक नॉवल स्टार्ट हुई है, ड्रामा स्टार्ट हुआ है, तो कभी भी कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, यानी उसका मूड चेंज नहीं होगा, जैसे ही वो शुरू में दिखाया गया टिल द एंड वो वैसा ही बरकरार रहेगा। अगर आप ये वाली मेरे होर से ये चीज़ें सुन लो ना तो ये आपका पूरा का पूरा टोटल का भी क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी यही ट्रेडिशनल टेक्निक्स ही बता रहा है अपनी पोएटिक्स की किताब में, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे चेंजेबिलिटी नहीं होती, यानी मूड नहीं चेंज होता, उनके डिसीजंस नहीं कैरेक्टर्स के चेंज होते, लेकिन यहाँ पे चेंजेबिलिटी है क्योंकि वो लाइफ को इंटरप्रेट कर रही है ना, लाइफ इज़ द नेम ऑफ चेंज, वो इस बात पे मॉडर्न फिक्शन में वो ठहरी हुई है, तो वो यही बताना चाहती है कि चेंज आना चाहिए, जैसे मिस्टर रैमसे के अंदर भी चेंज आया, ठीक है, इसी तरह। और हाँ, और बेसिक एक पॉइंट हाईलाइट बात ये है कि मिस्टर रैमसे मिसेस रैमसे को भी देखें तो ट्रेडिशनल टेक्निक में ये होता था कि रूल्स और कंक्लूजन लाइफ का ये नाम है, लाइफ इज़ द नेम ऑफ रूल्स एंड कंक्लूजन और एंड मॉरल्स, कि एंड में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिसके मुताबिक, अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी है ना कि आप प्लॉट बना दो, सीक्वेंस बरकरार रखो, कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करके चलो, हाँ, तो ये पहले जिस तरह मिस्टर रैमसे का कैरेक्टर है तो वो उनके मुताबिक ही चल रहा है, यानी वो कंक्लूजन बना देना चाहता है, उसने कहा कि कल मौसम जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, कंक्लूजन उसने निकाल दिया कि वो लाइफ क्योंकि रियलिटी को मानता है, लेकिन मिसेस रैमसे ने क्या कहा कि नहीं, मौसम होप के साथ वो चली, इट्स मीन कि मिसेस रैमसे के ज़रिए उसने दिखाया है कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस का नाम है कि आप एक्सपीरियंस तो करो चीज़ का, लाइफ है इसी का नाम कि आप एक्सपीरियंस करते रहो,
ठीक है, आप कोई कंक्लूजन ना निकालो, आप रूल्स के मुताबिक ना चलो। फिर अब जैसे एक बंदा है, वो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दे और बुढ़ापे में आके वो कहेगा कि मुझे तो लाइफ का एज़ कम्पेयर टू अनदर पर्सन जो कि एक्सपीरियंसेस पे बिलीव रखता है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाले को उस तरह से लाइफ वो बुढ़ापे में कहेगा मुझे तो लाइफ की इतनी समझ ही नहीं आई, या मैंने तो लाइफ को उस तरह से इंजॉय नहीं किया, क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंसेस से गुजरा ही नहीं। ठीक है, वो एक ही जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर फोकस करके चलता रहा, कंक्लूजन निकाल के चलता रहा। तो वो यही कहना चाहती है कि आपने लाइफ में किसी भी चीज़ का कंक्लूजन नहीं निकालना। ठीक है, बस आप एक्सपीरियंसेस की बेस पे चलते रहो। कंटिन्यूटी ऑफ है, हमें भी 3-4 बातें उन्होंने पूछी हुई थी जो हमें क्वेश्चन उन्होंने दिया था, उसमें भी यही बात थी। उन्होंने पूछा था कि वो टेक्निक का इस्तेमाल क्यों करती है, तो उसमें ये सारी बातें मतलब आनी थी कि वो इसलिए टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो लाइफ की रिप्रेजेंटेशन करना चाहती है, वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पे बिलीव रखती है। ठीक है, वो रियलाइजेशन ऑफ इनर सेल्फ के ऊपर बिलीव रखती है। इस तरह की बातें मतलब उसके अंदर लिखनी थी। लाइफ इज इट सेल्फ एक्सपीरियंस, वो ये मानती है। ठीक, अब पहले जो था ट्रेडिशनल जो नॉवेल्स थे उसके अंदर दिखाया जाता था, नॉवल किस चीज़ को हाईलाइट करता था, कल्टीवेशन ऑफ द राइटर को, फिर राइटर ने जो है वो चीज़ों की कल्टीवेशन की है और उसको बयान कर दिया है। यानी कि जिस तरह हम कहते हैं कि हम अगर बोलते हैं तो हम कल्टीवेट करके बोल देते हैं, इट्स मीन कि हमारे बोलने के अंदर हमारी कॉन्शियसनेस का कोई अमल दखल नहीं होता, क्योंकि हम कल्टीवेट करके बोल रहे होते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर निकल के बोल रहे होते हैं। तो ट्रेडिशनल जो नॉवेल्स थे उसके अंदर कल्टीवेशन होती थी, कि कल्टीवेशन थ्रू द राइटर होती थी, लेकिन किसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हाँ नहीं, कल्टीवेशन का मतलब है कि अपनी बस उतनी ही बात बोलना जिसको आप एक यूँ समझो कि एक बॉक्स में बंद करके आप अगले तक पहुंचा देना चाहते हो। ठीक है, कल्टीवेट कर देना चाहते हो उसको, उसके एक आप बड़ा इस चीज़ पर फोकस करके बैठते हो, हाय ये स्टोरी होनी चाहिए, ये सीक्वेंस होना चाहिए, इसके अंदर ये करेक्टर ये करे, इस करेक्टर पे फोकस कर दो, इस पे फोकस ना करो। ठीक है, तो ये फिर हम इसे फ्लो ऑफ लाइफ नहीं मान सकते। हम कहते हैं हाँ जी बस स्टोरी दे दी एंड में मॉरल रख दिया है, सीक्वेंस बना दिया है। ठीक है, तो उसमें दिखाया जाता है कि कल्टीवेशन ऑफ राइटर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप देख लो कौन से हमने पढ़े थे पार्ट 1 में, एडम बीड पढ़ा था, इसमें मतलब उसके अंदर यही मॉरल्स और सीक्वेंसेस ये सारी चीज़ें बरकरार थी। ठीक है, तो वो नॉवेल्स क्या रिप्रेजेंट करते थे, कल्टीवेशन थ्रू द राइटर। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या शो करते हैं, जो राइटर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो शो करते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ द राइटर। ठीक है, उनकी इंटेलिजेंस शॉर्ट होती है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इट्स मीन कि अगर आपको कहीं पर लगे कि जिस तरह यहाँ पे था कि 10 साल का अर्सा गुजर गया लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, अगर आपको ये महसूस हो कि इवेंट्स के अंदर कोई रिदम बरकरार नहीं है जो कि नॉवेल्स के अंदर दिखाए गए हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को फोकस किया नहीं गया है, चीज़ों को सिंबॉलिक रखा गया है, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ इनर सेल्फ रखी गई है, ये अगर सारी चीज़ें प्लॉट और स्टोरी के ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया, अगर ये इन तमाम चीज़ों का यूज़ किया गया तो इट्स मीन के उस राइटर ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया है। जिस तरह ट्रेडिशनल नॉवेल्स के अंदर एक और ये बात थी कि लड़ाई झगड़े दिखाए जाते थे लव अफेयर्स के ऊपर, मैरिज के ऊपर, डेथ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया जाता है फ्लो ऑफ लाइफ दिखाई जाती है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्लो ऑफ लाइफ में 3 चीज़ें शामिल हैं जो इसने राइटर ने भी प्रोमिनेंट की हैं, टाइम, साउल और साइकी। ठीक है, यानी फ्लो ऑफ टाइम पे वो बिलीव रख रही है। अब ये फ्लो ऑफ टाइम है ना कि उसने 10 साल का अरसे में क्या हुआ और क्या नहीं उसको उसने नहीं रखा है सामने। डेथ को वो ब्रैकेट्स में शो कर देती है, ठीक है, उसको प्रोमिनेंट नहीं करती। जो ट्रेडिशनल जो टेक्निक है उसके अंदर डेथ को ट्रेजिक इवेंट माना जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब उसको फोकस नहीं किया जाता है। लिया जाता है पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा जी,
हाँ, एक और ही मैंने बात लिखी हुई है कि वर्जीनिया वुल्फ ट्राइज टू रिकॉर्ड द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लिविंग, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लिविंग को वो रिकॉर्ड करना चाहती है, एंड कंफ्यूज्ड इम्प्रेशंस एंड थॉट्स को वो रिप्रेजेंट करना चाहती है, ठीक है, और यही लाइफ है, वो ये बताना चाहती है। तो ये मतलब जब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसमें और भी हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेन यही था कि उसने ये दिखाया है कि जर्नी किस तरह से हो रही है टुवर्ड्स कॉन्शियसनेस, रियलाइजेशन टुवर्ड्स कॉन्शियसनेस, कि अपनी कॉन्शियसनेस को रियलाइज कैसे किया जाए, ठीक है, और किस हद तक किया जाए। एक और एलिमेंट इसके अंदर ये मतलब कि ओवरव्यू है इसकी टेक्निक का, इसके करेक्टर के हवाले से अगर देखा जाए, जैसे कि लिलिया ब्रिस्को है, तो उसने ये भी दिखाया है मॉडर्न फिक्शन में आके और अपनी राइटिंग के ज़रिए कि मोस्टली क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो राइटर्स के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाता है कि मेल ही लिख सकते हैं, ठीक है, यानी फीमेल जो है वो नहीं अच्छा लिख सकती, अच्छा काम नहीं कर सकती। इसीलिए उसको दिखाया गया है कि जो टेंसले है वो उसको मतलब क्रिटिसाइज भी कर रहा है, कैसे सोसाइटी मतलब कि फीमेल्स को इस तरह से क्रिटिसाइज करती है, एक ये एलिमेंट भी उसने उसके अंदर रखा है। लेकिन एट द एंड जो है वो आखिरकार कर ही लेती है अपनी पेंटिंग को कंप्लीट।